हेलो दोस्तों, फिलॉसफी ऑप्शनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी तक हम लाइबनिज को पढ़ चुके थे। आज हम जॉन लॉक के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, जॉन लॉक जो थे ये अनुभववादी दार्शनिक थे, ठीक है। और इन्हें जो है अनुभववाद का जनक कहा जाता है। तो दोस्तों, हमने इससे पहले बुद्धिवादी दार्शनिक डेकार्ट, स्पिनोजा और लाइबनिज यानी कि DSL को पढ़ लिया है, ठीक है दोस्तों। तो आज हम जॉन लॉक के जीवन के से संबंधित कुछ जानकारियाँ के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद जो है उनका दर्शन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आज हम जॉन लॉक के जो जीवन से संबंधित कुछ जानकारियाँ हैं उन्हें जान लेते हैं। तो दोस्तों, इनका जन्म जो है इंग्लैंड में हुआ था। उस टाइम पे जो स्पिनोजा का भी जन्म हुआ था, ठीक है। और इन्होंने दोस्तों अनेक भाषाओं का भी अध्ययन किया है। तो दोस्तों, जैसे कि डेकार्ट को हम मानते हैं कि डेकार्ट जो है बुद्धिवाद का जनक माना जाता है, उसी प्रकार जॉन लॉक को जो है अनुभववाद का जनक माना जाता है। और इनकी जो उच्च शिक्षा हुई थी वो ऑक्सफोर्ड से हुई थी। तो दोस्तों, ये अनुभववादी दार्शनिक है। तो अनुभववाद क्या कहता है ये हम बेसिक लेक्चर में भी बता चुके हैं। इनका मानना है कि भाई हमारे ज्ञान का स्रोत जो अनुभव है, ठीक है। अनुभववाद भी यही कहता है कि हमारे ज्ञान का स्रोत जो होता है वो अनुभव से होता है। हमारा सारा ज्ञान जो है अनुभव से प्राप्त होता है, और ठीक है। और हमारा ज्ञान जो है हमारे अनुभव तक ही सीमित है। तो दोस्तों, इन्होंने जो है जो बुद्धिवादी दार्शनिक थे वे तत्वमीमांसा को ज़्यादा जोर देते थे, और ये अनुभववादी दार्शनिक लॉक इन्होंने ज्ञान मीमांसा को ज़्यादा महत्व दिया, ठीक है। और ज्ञान मीमांसा के अनुसार जो है हम क्या पता करते हैं, हम पता करते हैं कि ज्ञान का स्रोत क्या है, ज्ञान कहाँ से प्राप्त होता है, ज्ञान का स्वरूप क्या है, ठीक है। इस बारे में हम ज्ञान मीमांसा के तहत पढ़ते हैं। तो दोस्तों, लॉक ने जो है अपना दर्शन देने से पहले बुद्धिवाद या बुद्धिवादी जो दार्शनिक थे उनके जो है दर्शन का खंडन किया है, और उसके बाद उन्होंने जो है अपने दर्शन को स्थापित किया है या करने की कोशिश की है। तो हम पहले इनके खंडनात्मक पक्ष पर बात करते हैं। खंडनात्मक पक्ष के तहत इन्होंने जो है बुद्धिवाद का खंडन किया है, और मंडनात्मक पक्ष के तहत जो है इन्होंने अपने दर्शन दिया है। तो दोस्तों, बुद्धिवाद का खंडन करने के लिए इन्होंने क्या कहा है कि बुद्धिवाद का जो बेसिक टर्म है कि भाई जन्मजात प्रत्यय होता है हमारे अंदर। बुद्धिवाद क्या कहता है? बुद्धिवाद कहता है कि हमारे मन में जो है जन्म से ही कुछ प्रत्यय होते हैं जो सार्वभौमिक होते हैं और निश्चित होते हैं, ठीक है। और अनुभववादी दार्शनिक ये मानते हैं कि भाई हमारा जो है जन्म के समय जो हमारा मन है वो कोरे कागज़ के समान होता है, उसमें कुछ होता ही नहीं, ठीक है। तो इन्होंने जो है पहले बुद्धिवाद का दर्शन करने के लिए 3 जो है कॉन्सेप्ट लिए हैं। एक तो ईश्वर का प्रत्यय लिया है, क्योंकि बुद्धिवादी दार्शनिक जो मानते हैं कि भाई ईश्वर का प्रत्यय हमारे पास जो है जन्मजात होता है, ठीक है। इसी आधार पर जो है डेकार्ट ने ईश्वर की सत्ता सिद्ध की थी, और उसी के आधार पर जगत की सत्ता सिद्ध की थी। इनका मानना है कि भाई ईश्वर का जो सत्य प्रत्यय है वो हमारे पास जन्मजात रहता है, और ये संपूर्ण प्रत्यय है, ठीक है। इस प्रत्यय का कोई ना कोई कारण होना चाहिए, वही कारण ईश्वर है। मतलब ये जो है कुछ प्रत्यय जो है बुद्धिवाद के अनुसार जन्मजात हमारी बुद्धि में रहते हैं, इस बात का ये खंडन करते हैं। फिर कारणता का प्रत्यय भी और नैतिकता का प्रत्यय। नैतिकता का प्रत्यय भी ये मानते हैं कि भी सार्वभौमिक होता है, जैसे कि मान लिया सत्य है, वो समझ सभी जगह जो है स्वीकार है कि हाँ भाई सभी को सत्य बोलना चाहिए, किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। तो ये जो है कुछ प्रत्यय हैं जो बुद्धिवादी मानते हैं कि सार्वभौमिक और सुनिश्चित होते हैं, ठीक है। तो जो है लॉक इन्हीं चीज़ों को जो है खंडित करता है। तो सबसे पहले ये खंडित करता है कि भाई ईश्वर का जो प्रत्यय है वो सार्वभौमिक होता ही नहीं है, जो बुद्धिवादी मानते हैं। क्यों? क्योंकि जो कुछ नास्तिक हैं उन्हें जो है ईश्वर का ज्ञान नहीं होता। अगर जन्मजात प्रत्यय होता तो जो मूर्ख हैं, ठीक है, उनके अंदर भी तो ईश्वर का प्रत्यय होता, मगर उनके अंदर ऐसा है जो है ईश्वर नाम का प्रत्यय होता नहीं। फिर जो नास्तिक होते हैं, ठीक है, अगर ईश्वर का सार्वभौमिक प्रत्यय होता है, सभी के अंदर होता, तो फिर ईश्वर का प्रत्यय नास्तिक के भी अंदर होता है, वे भी ईश्वर को स्वीकार करते हैं। फिर जो बच्चे होते हैं, बच्चों को भी जो है ईश्वर का प्रत्यय नहीं होता। ये जब बड़े होते हैं उन्हें जो अनुभव होता है तब उनके अंदर जो है ईश्वर के विचार आते हैं। वैसे जन्मजात कोई प्रत्यय जो है बच्चों के अंदर भी नहीं होता।
तो इस आधार पर ये बुद्धिवाद का खंडन करते हैं। ठीक है, फिर दोस्तों बात आती है इसकी, जैसे कि यदि जो है ये आक्षेप भी लगाते हैं कि भाई जन्मजात प्रत्यय के कारण क्या होता है, लोग आलसी हो जाते हैं। ठीक है, रूढ़िवादी हो जाते हैं। फिर क्या, फिर वे कुछ करने के नहीं, फिर ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश ही नहीं करने के। ठीक है, इससे क्या होगा, आलसी हो जाएंगे लोग वाग, जो कुछ नहीं करने के फिर। ठीक है, और एक और बात इन्होंने कही कि भाई अगर जन्मजात प्रत्यय होगा तो लोग ज्ञान प्राप्त करने की जरूरत नहीं समझेंगे, फिर रिसर्च बेकार चला जाएगा, विज्ञान बेकार चला जाएगा, सब बेकार हो जाएगा। फिर इन्होंने कहा कि भाई कुछ प्रत्यय जो होते हैं वो सार्वभौमिक होते हैं मगर जन्मजात नहीं होते। जैसे सूर्य का प्रत्यय हो गया, चंद्रमा का प्रत्यय क्या होते हैं, ये सार्वभौमिक तो हैं मगर जन्मजात नहीं है। मगर बुद्धिवादी मानते हैं कि भाई जन्मजात होते हैं प्रत्यय, मगर ये यहाँ पर भी जो है इसका खंडन करते हैं। फिर दोस्तों फिर नैतिकता का प्रत्यय की भी बात करें। इन्होंने कहा कि भाई बुद्धिवादी मानते हैं कि नैतिकता का प्रत्यय भी जन्मजात होता है, मगर लोग कहते हैं कि भाई नैतिकता का प्रत्यय भी जो है सार्वभौमिक भी नहीं होता और निश्चित निश्चित इसलिए नहीं होता क्योंकि एक टाइम में जो सती प्रथा थी वो भारत में जो है नैतिक मानी जाती थी, मगर जैसे जैसे देश काल जो है परिवर्तन हुआ है, समय परिवर्तन हुआ है, आज जो है सती प्रथा को अनैतिक माना जाता है। तो नैतिकता का प्रत्यय जो है निश्चित भी नहीं होता। दूसरी बात, सार्वभौमिक भी नहीं होता। क्यों नहीं होता सार्वभौमिक, क्योंकि कुछ देशों में जो है पशु बलि जो दी जाती है वो स्वीकार्य है, किसी देशों में जो है इसे अनैतिक कृत्य माना जाता है। तो इसलिए जो है नैतिकता का प्रत्यय भी सार्वभौमिक नहीं होता। तो दोस्तों इस प्रकार जो है लोक ने जो बुद्धिवाद का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था कि जन्मजात प्रत्यय होता है, उसका खंडन करते हैं। उसका खंडन करने के बाद जो है अनुभववाद को स्थापित करने की कोशिश करते हैं, इस अनुभववाद जो है स्थापित करते हैं। तो हम आते हैं दोस्तों, इनका कहने का मतलब यह है लोक का कि भाई हमारा जो सारा ज्ञान है वो सारा ज्ञान कहाँ से आता है, वो हमें अनुभव से प्राप्त होता है। जैसे कि अगर हम आग में हाथ डालते हैं तो हाथ हमारा जल जाता है, तो हमें पता चलता है कि भाई जो है हाथ में अगर हाथ डाल लेंगे तो वो जल जाएगा। तो ये जो है हमें ज्ञान बुद्धि से प्राप्त नहीं हुआ, ये हमें ज्ञान अनुभव से प्राप्त हुआ। जब हमने एक्सपीरियंस किया, जब हमने अनुभव किया, तब हमें पता चला कि भाई आग से हाथ जलता है। जैसे अगर कोई मीठी चीज़ या कोई रसगुल्ला खाता है तो दूर से देखने से उसका पता नहीं चलने का कि भाई वो मीठा है या नहीं, जब उसे खाएंगे तभी जो है हमें पता चलेगा। तो दोस्तों इनका जो है अनुभववाद कुछ इसके बाद जो बर्कले भी आएंगे उनका अनुभववाद तो बहुत ज़्यादा ही मानसिक प्रत्यय पर है। ठीक है, इन्होंने तो थोड़ा प्राथमिक गुणों के आधार पर जड़ द्रव्य का स्वीकार किया है। वे तो जो है बर्कले जो नेक्स्ट अनुभववादी है वो जड़ पदार्थ, टेबल कुर्सी सबको जो है मन का प्रत्यय मानते हैं, उनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं मानते। तो दोस्तों हमें ये स्वीकार करना पड़ेगा कि जो इन दार्शनिकों ने कहा है वो सत्य है, ये इनकी फिलॉसफी के हिसाब से मानना पड़ेगा। बाकी हम इनकी आलोचना और इनका जो है खंडन भी करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों फिर बुद्धिवादी जो है इन पर आलोचना करते हैं कि भाई जन्मजात प्रत्यय होता है, जैसे कि अनुवांशिक बीमारियों का होती हैं तो क्या होती है, जन्मजात होती है, जो मतलब जो है विरासत से मिलती है जो भी है, मगर होती तो जन्मजात है, इसलिए जन्मजात प्रत्यय होता है। तो दोस्तों और इनका कहना है कि भाई ज्ञान जो मस्तिष्क में कुछ समय के लिए हमारा पड़ा रहता है, मगर जब कालांतर में उसकी ज़रूरत पड़ती है तो वो जो है रिकॉल हो जाता है। तो इनका मानना है कि भाई जन्मजात ज्ञान होता है, जैसे कि किसी के व्यक्ति के अंदर आईक्यू रहता है वो जन्मजात रहता है, उसे जो एक्सपीरियंस होगा उसे पढ़ाया जाएगा तो वह उभर कर सामने आ जाएगा। तो ये जो है बुद्धिवादी जो है इनकी इस हिसाब से जो है आलोचना करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो था ये लोक का खंडनात्मक पक्ष था। ठीक है, खंडनात्मक पक्ष के तहत इन्हें जो ईश्वर के प्रत्यय को जो है सार्वभौमिक और निश्चित नहीं मानना है, और कारणता के प्रत्यय को सार्वभौमिक और निश्चित नहीं मानना है, और नैतिकता के प्रत्यय को भी जो है निश्चित और सार्वभौमिक नहीं मानना है। ठीक है दोस्तों, इन्होंने जो है केवल ज्ञान को ही, अनुभव को ही ज्ञान का मूल स्रोत मानना है। ठीक है दोस्तों, तो फिर दोस्तों ये क्वेश्चन आता है कि भाई अगर हमारा जो है जन्मजात प्रत्यय नहीं होता तो फिर हमें धोखा कैसे होता है। तो दोस्तों इसमें क्या बताते हैं वे कहते हैं कि कुछ प्रत्यय जो है अन्य की तुलना में ज़्यादा शीघ्रता से मन में जो प्रवेश करते हैं।
ठीक है। इनके बोध के लिए जो है हमें विशेष खोज नहीं करनी पड़ती, इसलिए जो है इन्हें हम सहज मान लेते हैं। ठीक है। कुछ इनका कहने का मतलब यही है दोस्तों कि भाई कुछ प्रत्यय ऐसे होते हैं जो हमारे अंदर हम एकदम से शीघ्रता से हमारे अंदर प्रवेश करते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं कि भाई ईश्वर है, ये प्रत्यय हमारे अंदर एकदम से शीघ्रता से प्रवेश कर जाता है, तो हम मान लेते हैं कि ये जन्मजात प्रत्यय। बाकी ये प्रत्यय जो है जन्मजात नहीं होता, ये सब अनुभव से ही प्राप्त होता है। इनका जो है हमें सहज ज्ञान नहीं होता। ठीक है। तो लॉग ने जो है सहज प्रत्ययों का खंडन करने के पूर्व जो है अपने पूर्ववर्ती ये किसी विशेष दार्शनिक का नाम भी नहीं लिया है, बस उनके जो मेन विचार हैं उनको जो है खंडित किया है। ठीक है। और इन्होंने ये बता दिया कि भाई ये इससे जो है आलसी होता है और ये परिश्रम करने से छुटकारा मिल जाता है अगर हम जन्मजात प्रत्यय को मानेंगे। ठीक है। इससे जो है हम अपनी जो ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता है उसे कमा सकते हैं। तो इस आधार पर जो है दोस्तों इन्होंने जो है इसका बुद्धिवाद का जो है खंडन किया। फिर दोस्तों इस आता है मंडनात्मक पक्ष पे। तो मंडनात्मक पक्ष के तहत इन्होंने जो है अपनी ज्ञान मीमांसा के तहत अनुभववादी सिद्धांत को दिया है। ठीक है। तो इन्होंने बताया है कि भाई हम इसमें जो है अनुभववाद के अंदर क्या आता है कि ये पूछा जाता है कि भाई हमारा जो ज्ञान का मूल स्रोत क्या है, उसका स्वरूप क्या है, ज्ञान की प्रामाणिकता का आधार क्या है, ज्ञान की सीमा क्या है और ज्ञान के प्रकार क्या है। तो इनके हिसाब से दोस्तों ज्ञान का मूल स्रोत क्या है, अनुभव, क्योंकि ये अनुभववादी दार्शनिक है। और दोस्तों ये ज्ञान के स्वरूप को जो है प्रत्यात्मक ज्ञान को बताते हैं। ठीक है। प्रत्यय हमें जो ज्ञान मिलता है वो प्रत्यात्मक ज्ञान मिलता है। तो ये जो है ज्ञान के स्वरूप के रूप में जो है प्रत्यय रूप में जो है स्वीकार करते हैं। प्रत्यय मतलब जैसे कि इनका मानना है कि मान लिया सामने कोई चेयर पड़ी है, तो ये कहते हैं कि भाई हमें जो है चेयर वेयर नाम की कोई चीज़ नहीं है, बस एक जड़ द्रव्य है जिसका हम अनुमान लगा रहे हैं, जिसमें 4 टांग है, उसका कुछ एक निश्चित आकार है। तो ये जो है हमें उनके गुणों के प्रत्यय मिलते हैं। तो इसलिए जो है ज्ञान को जो है वे ज्ञान का स्वरूप जो है प्रत्यय रूप में कहते हैं। ये गुण को जो है प्रत्यय के रूप में स्वीकार करते, ये किसी कुर्सी उर्सी को स्वीकार नहीं करते, बस ये मानते हैं कि भाई कुछ है, जड़ पदार्थ है। ठीक है। जहाँ ये गुण रहते हैं वहाँ जो है जड़ पदार्थ है, वो क्या है ये हम नहीं जानते। तो ये केवल इस चीज़ को ही स्वीकार करते हैं। तो दोस्तों इनका मतलब ये है कि ज्ञान का स्वरूप जो होगा वो प्रत्यात्मक होगा। ये दोस्तों हम आगे डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो ज्ञान ये बताता है कि भाई हमारा जो ज्ञान संवेदन से होता है और स्व संवेदन से प्राप्त होता है। संवेदन से जो प्राप्त होता है हमें बाह्य जगत का ज्ञान होता है। जब हमारा इंद्रिय का संपर्क बाह्य जगत से होता है तब हमें संवेदना के रूप में कुछ गुण प्राप्त होते हैं। ठीक है। उन्हें जो है संवेदनात्मक ज्ञान कहते हैं। और स्वसंवेदन के तहत दोस्तों ये अपने आंतरिक मन के ज्ञान की बात करते हैं, जो सुख दुख होते हैं उसकी बात करते हैं, स्पर्श की बात करते हैं। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों तो ज्ञान की प्रामाणिकता का आधार। तो ज्ञान की प्रामाणिकता का आधार क्या, अनुभव है। अनुभव, जहाँ तक अनुभव वहाँ तक जो ज्ञान। ठीक है। जहाँ अनुभव नहीं वहाँ ज्ञान जो है प्राप्त नहीं हो सकता, इनका मानना ये है। ठीक है। यही बात हमने दोस्तों ज्ञान की सीमा यही है। फिर इन्होंने दोस्तों ज्ञान को कैटेगराइज भी किया है कि ज्ञान के कितने प्रकार होते हैं। तो इन्होंने ज्ञान को 3 तरह का ज्ञान मानना है। एक तो इंद्रजन्य ज्ञान होता है। ठीक है। एक दोस्तों प्रातिभ ज्ञान है, अंतः प्रज्ञात्मक ज्ञान होता है, जैसे दिन रात नहीं कुछ स्पष्ट और क्लियर ज्ञान होता है। फिर दोस्तों एक निर्देशात्मक ज्ञान होता है जिसके तहत ये ईश्वर के सत्ता स्वीकार करते हैं। तो दोस्तों ये यहाँ तक हो गई इनकी जो है ज्ञान की कुछ डेफिनेशन की जो हमने व्याख्या की है। तो दोस्तों ये ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया है, ये जो है मिश्रित प्रत्यय के रूप में होती है। दोस्तों हमें जो शुरू में ज्ञान प्राप्त होता है वो सरल प्रत्यय में होता है। जैसे कि मान लिया कोई बाहर जो है बॉल है, तो बॉल का सफ़ेद कलर होगा, एक गुण होगा, वो सिंपल प्रत्यय होगा, साधारण प्रत्यय हो गया। ठीक है। जैसे कि उसका आकार, ये क्या हो गया, एक ये दूसरा सिंपल प्रत्यय हो गया। ठीक है। अब मान लिया कि भाई जटिल चीज़ है कोई, उसमें जो है सिंपल प्रत्यय की जगह कॉम्प्लेक्स प्रत्यय है, तो कॉम्प्लेक्स प्रत्यय के लिए जो है ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया के लिए ये 6 सिद्धांत देते हैं। इसमें हम कैसे कॉम्प्लेक्स प्रत्यय का ज्ञान प्राप्त करेंगे, तो इसके लिए जो है ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया के तहत इन्होंने 6 विधि हैं। जैसे कि एक ग्रहण करना। ग्रहण करना मतलब जैसे भी है हम किसी कॉम्प्लेक्स प्रत्यय का जो है ज्ञान प्राप्त करना है, तो पहले हम उसकी जो है जानकारी लेंगे, ग्रहण करेंगे उसे, फिर उसे धारण कर लेंगे, स्टोर कर लेंगे, फिर उसके बाद जो है उसे अलग अलग कर लेंगे, पृथक्करण
कर लेंगे। ठीक है, फिर जो है दोस्तों कंपैरिजन कर लेंगे, यानी कि तुलना कर लेंगे। तो दोस्तों अनुभववादी दार्शनिक हैं लॉक, मगर यहाँ तुलना करने के लिए जो है बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि विश्लेषण करना है, तुलना करना कोई अनुभव से नहीं हो पाता है, वो तो केवल बुद्धि से ही हो पाएगा। तो यहाँ पर जो है बुद्धि का इस्तेमाल हो जाता है। तो इसलिए जो है लॉक को कहते हैं कि भाई लॉक जो है संगत अनुभववादी दार्शनिक नहीं है, क्योंकि ये जो है बुद्धि के इस्तेमाल की भी बात करते हैं। ठीक है, फिर दोस्तों एक आता है पांचवा मिश्रण करना। जो हमने तुलना करी है अलग अलग प्रत्यय की, फिर उन्हें जो है जोड़ना है, तो वो कहते हैं मिश्रण करना। और फिर दोस्तों नामकरण करना। तो ये जो है सरल प्रत्यय, जो सिंपल प्रत्यय है, उनसे जो है जटिल प्रत्यय बनता है, और उसके निर्माण की प्रक्रिया के तहत ये 6 अंग माने गए हैं, जिसका हम आगे भी डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो लॉक की ज्ञान मीमांसा के बारे में हम पढ़ रहे हैं, और इन्होंने मानना है कि भाई हमारा जो ज्ञान है अनुभव से आता है। ठीक है, तो दोस्तों हम बात कर रहे थे ज्ञान का स्वरूप क्या है। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में हम ये बात कर चुके हैं कि ज्ञान का स्वरूप क्या है। तो हमने बताया था ज्ञान जो है प्रत्यय रूप में हमें प्राप्त होता है, और संवेदन के रूप में ये प्रत्यय हमें प्राप्त होते हैं। तो इसी पर हम बात करते हैं दोस्तों। तो इन्होंने बताया कि हमारा जो ज्ञान होता है वो अनुभव से मिलता है। ठीक है, और अनुभव से हमें संवेदन मिलते हैं और स्वसंवेदन मिलते हैं। ठीक है, और अनुभव के जो है जो संवेदन मिलते हैं, सेंसेशन मिलती है, उसके बारे में कहते हैं कि जब इंद्रिय का जो है बाह्य जगत से संपर्क होता है, तब हमें जो है उस वस्तु की संवेदना प्राप्त होती है, उस वस्तु के गुणों की संवेदना प्राप्त होती है। ठीक है, जिससे हमें बाह्य जगत का ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें जो बाह्य जगत की संवेदना है, जैसे कि आँख है, आँख से आप किसी का कलर देख लेंगे। नाक से जो है आप उसकी जो है सूंघ कर इसकी स्मेल के बारे में जानकारी कर लेंगे। कान से सुनेंगे, जीभ से स्वाद जो है चखेंगे दोस्तों। इस बात दोस्तों सेकंड वाले पोर्शन में है, स्व संवेदना में आता है। तो दोस्तों इनसे जो है 5 संवेदनाओं का ज्ञान हमें प्राप्त होता है। ठीक है, रंग, आकृति, स्वाद, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं दोस्तों। तो ये क्या होती है, गुणों की संवेदना होती है। ठीक है, ये गुणों की संवेदना होती है, यानी कि हमें जो है ज्ञान मिलता है गुणों के प्रत्यय के रूप में मिलता है। फिर ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों जब हम बाह्य जगत में इंद्रियों का संपर्क करते हैं तो क्या होता है, हमें जो है कुछ आकार मिलता है। जैसे मान लो कोई जड़ पदार्थ हो या बॉल मान के चल लेते हैं। वैसे दोस्तों ये मानते हैं कि भाई बाह्य जगत में जड़ पदार्थ है, मगर क्या है इसको मैं आज नहीं जानता। कोई बॉल नाम की चीज़ है, नाम को तो ये स्वीकार नहीं करते कि भाई कोई चीज़ है जो गोलाकार है और उसका ये कलर है, मगर क्या है ये नहीं जानते। ठीक है, इसी हिसाब से ये कहते हैं कि भाई बाह्य जगत में हमें जो है गुण प्राप्त होते हैं, और ये जो गुण हैं, जैसे कोई बॉल है, ठीक है, उसमें गोलाकार आकृति भी होगी और उसका कलर भी होगा। तो ये कहते हैं कि भाई हमें बाह्य जगत में जब मेरे इंद्रियों का संपर्क होता है तो हमें एक गोलाकार चीज़ मिलती है और उसका कलर होता है, और ये गोलाकार चीज़ और ये कलर कोई स्वतंत्र रूप से तो लटके नहीं होने के। ठीक है, इसका कोई ना कोई आधार होगा, और जो आधार होगा उसे ही ये जो है जड़ पदार्थ के रूप में स्वीकार करते हैं। ये कहते हैं कि भाई जगत जो है वो गुणों से परिपूर्ण है। ठीक है, और जहाँ जहाँ ये गुण रहते हैं वही जो है जड़ पदार्थ होता है, वही जो मटेरियल होता है। मगर ये जड़ पदार्थ को स्वीकार करते हैं अनुमान के आधार पर। ठीक है, ये कोई वस्तुओं को स्वीकार नहीं करते। ये बात हमें ध्यान रखनी है दोस्तों। तो देखा, तो ये यही कहते हैं कि जब अगर बाह्य जगत गुणों का है तो हमें वस्तु की बात क्यों करते हैं, हमें वस्तु क्यों दिखाई देती है। तो यही कहते हैं कि भाई गुणों का है, मगर गुण जो है ये शून्य में तो लटके हुए नहीं रहने के, इसका कोई ना कोई आधार होगा। इसी आधार को जो है जड़ द्रव्य कहते हैं, जड़ पदार्थ कहते हैं। ठीक है, और जड़ पदार्थ कहते हैं, मगर ये नहीं कहते कि जड़ पदार्थ का स्वरूप, जड़ पदार्थ क्या है, बस जड़ पदार्थ है, ये इस बात को ये स्वीकार करते हैं दोस्तों। तो ठीक है, तो दोस्तों जो भी जड़ पदार्थ है या जो वस्तु है, ठीक है, उसके आधार पर या जो द्रव्य है, ये 2 तरह के उसमें गुण मानते हैं। एक तो प्राथमिक गुण, एक द्वितीय गुण, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है इनकी जो है स्वसंवेदना से जो ज्ञान प्राप्त होता है। तो दोस्तों स्वसंवेदना से जो हमारा आंतरिक दशाओं का प्रत्यक्षण होता है। प्रत्यक्षण मतलब जो हमारे अंदर के अनुभव है, हमारे मनोभाव, उनका जो है हम ज्ञान प्राप्त करते हैं स्वसंवेदना से। जैसे कि सुख दुख, ठीक है, और सुख दुख हो गया, संशय हो गया, इसके द्वारा जो है हम स्वसंवेदन से जो अपना आंतरिक जो मनोभाव है उसका ज्ञान प्राप्त करते हैं।
तो दोस्तों इन्होंने बताया कि भाई ज्ञान जो है हमें संवेदन के रूप में होता है और स्वयं संवेदन के रूप में होता है, ठीक है। और संवेदन और स्वयं संवेदन में जो है ये बताते हैं कि भाई स्वयं संवेदन में जो हमारा आंतरिक मनोभाव का ज्ञान होता है, सुख दुख का होता है, और संवेदन से हमें बाह्य जगत का ज्ञान होता है। और बाह्य जगत जो है वो गुणों का गुण प्रत्यय है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अब गुणों का प्रत्यय है तो ये जो है गुण शून्य में तो लटके नहीं रहते, तो इन्हीं के जो गुणों का आधार जो है इन्हें जड़ द्रव्य मानना है। कैसे जड़ द्रव्य मानना है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में प्राथमिक गुणों के आधार पर बताएंगे। तो दोस्तों द्रव्य यानी कि जो जड़ पदार्थ है, इन्होंने जो जड़ पदार्थ को द्रव्य मानना है, जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे, तो इसके हिसाब से द्रव्य के इन्होंने दो गुण मानने थे, एक तो प्राथमिक गुण मानना था, एक द्वितीय गुण मानना था। और प्राथमिक गुणों के आधार पर ही जो है ये जड़ पदार्थ की जो है सत्ता को स्थापित करते हैं, जो हम अब नेक्स्ट लेक्चर बनाएंगे उसमें पढ़ेंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है इनकी जो है बाह्य जगत की बात जो है प्राथमिक गुण द्वितीय गुण के बारे में बात करेंगे, और जो उसके बाद उनका जो दर्शन बचा है थोड़ा बहुत वो नेक्स्ट लेक्चर में ही हम फिनिश कर देंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।